तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो जो है वो है पार्ट 2 ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे पहले हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत सारे थिंकर्स, इंपॉर्टेंट थिंकर्स कवर किए हुए हैं। तो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, या फिर आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। सो आज के में जो कल थिंकर्स रह गए थे पिछली क्लास में, वो आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे। ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। सो कुछ भी मत छोड़ना, सारे थिंकर्स कवर करके जाना, उनके कॉन्सेप्ट समझना, उनके क्या की आइडियाज़ है वो भी समझना, प्लस उनके वो की सोच क्या है वो भी समझना। तो इससे आपके एजर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्लस हम ट्रिक्स से याद करेंगे कुछ कुछ थिंकर्स की कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, तो वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, बोर नहीं होगे। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट स्लाइड। तो जो आज के हमारे फर्स्ट थिंकर हैं वो है एडवर्ड शील्ड्स। तो एडवर्ड शील्ड्स ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को नेशन बिल्डिंग के साथ कंबाइन करके देखा था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब उनके लिए क्या था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब उनके लिए था नेशन बिल्डिंग। तो वो एक शील्ड बनाना चाहते थे नेशन के चारों तरफ। वो क्या बिल्ड करना चाहते थे? एक शील्ड बिल्ड करना चाहते थे। शील्ड्स मतलब शील्ड, ठीक है, ऐसे ट्रिक हो गई। शील्ड बिल्ड करना चाहते थे अपने नेशन के चारों तरफ, और इसलिए बोलते हैं कि अब मैं शील्ड बनाऊंगा अपने नेशन बिल्डिंग में, और तभी मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर पाऊंगा। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट, एडवर्ड शील्ड्स की बुक है। अब शील्ड से एक और वर्ड आ जाता है शिमला। शिमला, ठीक है, या चील्स, ठीक है, चिल्ड, या चिल्ड होता है ना, चिल्ड मतलब चील्स, यानी कि एकदम ठंड लगती है जब बहुत चिल्ड्स आते हैं हमें। तो जब वो एक नई स्टेट में जाता है, ठीक है, शिमला जाता है, मान लो एडवर्ड शील्ड्स शिमला जाता है, तो शिमला में, शिमला उसके लिए क्या है, एक नया स्टेट है। तो नया स्टेट है, वहाँ पे जाके उसको ठंड लगेगी ही लगेगी। तो एडवर्ड शील्ड की पहली बुक इसलिए हमारी हो गई पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट। देन सेंटर एंड पेरीफेरी, ठीक है। अब वो नए स्टेट में गया तो उन्होंने देखा कि इस नए स्टेट में सेंटर क्या है और इस नए स्टेट्स की पेरीफेरीज यानी कि नेबर कौन कौन है। जब आप नए स्टेट में जाते हो तो उसका सब कुछ पता करने की कोशिश करते हो ना, कि वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, वहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं, पेरीफेरी यानी कि नेबरहुड होता है जो नेबर कंट्रीज, वहाँ का सेंटर कैसा है। तो अब वहाँ पे नए स्टेट में जाके आप उसकी सेंटर देख रहे हो, पेरीफेरी देख रहे हो, ट्रेडिशंस देख रहे हो, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन, नया स्टेट में गया, ठीक है, वहाँ का आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा कि यहाँ पे मैं, जहाँ पे मैं रहने आया हूँ नए स्टेट्स में, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वहाँ के एथिक्स कैसे हैं, यहाँ की एकेडमिक्स कैसी है, तो ये सब चीज़ें। देन आपने वर्च्यू ऑफ सिविलिटी लास्ट बुक लिखी कि यहाँ पे सिविलियन लाइफ कैसी है, वर्च्यूज़ कैसे हैं लोगों के, एथिक्स की बात हो गई तो वर्च्यू की भी बात आएगी आएगी। तो आप ऐसे मान लो एडवर्ड शील्ड्स थे, शिमला गए, उनको बहुत ठंड लगी, ठंड में वहाँ पे शिमला गए थे, एक नया स्टेट था उनके लिए, वहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें स्टडी करा उस नए स्टेट में जाकर। ठीक है, आप खुद को रिलेट कर लो ना कि मैं शिमला जाऊँगा या मैं कहीं किसी नए स्टेट में जाऊँगा, तो वहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें देखूंगा या देखूंगी, सेंटर, पेरीफेरी, ट्रेडिशन, वहाँ के ट्रेडिशन से वहाँ के एथिक्स, वहाँ के वर्च्यू, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ के हम देखते हैं। ठीक है, प्लस नेशन बिल्डिंग का मैंने आपको शील्ड से याद करा दिया कि वो नेशन बिल्डिंग कैसे करेंगे, अपनी शील्ड, अपने बिल्ड नेशन को बिल्ड करते रहे, हम चारों तरफ शील्ड लगाएंगे। किस चीज़ की शील्ड लगाएंगे? पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट, एडवर्ड शील्ड्स का जो मेजर वर्क है ये है, बता दिया, न्यू स्टेट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन न्यू स्टेट। 5 टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं कि 5 टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एडवर्ड शील्ड्स ने क्या क्या दिए थे। तो पहला था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा टोटलेरी डेमोक्रेसी, ठीक है, तीसरा मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, चौथा टोटलिटेरियन ओलिगार्की, और पांचवा ट्रेडिशनल ओलिगार्की। तो ये सारी पहली दो जो हैं वो डेमोक्रेसी हैं, बाकी 3 जो हैं वो ओलिगार्की हैं। ये आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ सकती है, और पिछली बार आई भी हुई है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, पहले पीटी करोगे आप, ठीक है, पहले आप क्या कर रहे हो, पीटी, पीटी फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में पीटी होती थी ना, सबकी होती होगी, तो पीटी कर रहे हो पहले आप, क्या कर रहे हो, पॉलिटिकल, और दोनों ही आपको पता है कि क्या है, डेमोक्रेसी है स्टार्टिंग की। तो यहाँ पे आपको टी, ये वाले टी से कंफ्यूज नहीं होना। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, 5 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। फिर वो बोलते हैं टिटलेरी डेमोक्रेसी, फिर वो बोलते हैं कि उससे भी बेकार होती है, सबसे अच्छी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, उससे थोड़ी सी बेकार टुटलेरी होती है, टुटलेरी से भी बेकार मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की होती है, जहाँ पे रूल ऑफ फ्यू होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के बाद पहले बाकी 3 ओलिगार्की आ गई, क्योंकि डेमोक्रेसी को वो सबसे अच्छा मानेंगे। तो उसके अलावा थर्ड बेस्ट उनकी थी मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, जहाँ पे मॉडर्निज्म हो उनके लिए बेस्ट होगा। टोटालिटेरियन उससे भी गंदा, टोटालिटेरियन ओलिगार्की। टोटालिटेरियन से भी गंदा कुछ हो सकता है, तो वो होता है ट्रेडिशनल ओलिगार्की। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझे तो जैसे टोटलिटेरियन ओलिगार्की में
फ्रीडम नहीं है, सबको टोटलिटेरियनिज्म है, आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल ओलिगार्की उससे भी गंदी क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो औरतें हैं, वुमेन्स होती हैं, जो एडवर्ड शिल्ड्स ने नोटिस भी किया था कि ट्रेडिशनल ओलिगार्की में इनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी जाती, इनको इवन घर से बाहर निकलने तक की फ्रीडम नहीं होती है, किसी काम में बोलने की फ्रीडम नहीं होती, तो वो ट्रेडिशनल ओलिगार्की होती है, ठीक है। नॉट ओनली वुमेन, वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल सबसे बुरा गंदी चीज़ वो बोलते हैं कि ट्रेडिशन ओलिगार्की है। तो सबसे अच्छी पॉलिटिकल और सबसे वर्स्ट ट्रेडिशनल, क्रोनोलॉजी में भी आ सकता है, प्लस आपको ये भी बोल सकते हैं कि सेकंड बेस्ट थर्ड बेस्ट क्या थी। तो इसको याद रखना। पीटी हमने सबसे पहले पीटी करा, ठीक है, पीटी करके हम थक गए, फिर हम क्या हुआ, एम्प्टी स्क्वायर, ठीक है। तो मॉडर्नाइज हुए, या फिर इसको एम्प्टी स्क्वायर से याद भी मत रखो, सीधा याद रखो कि ओलिगार्की आई थी, ओलिगार्की में सबसे अच्छी क्या हो सकती है, कॉमन सेंस भी लगाए तो मॉडर्नाइजिंग हो सकती है, उससे बुरी टोटलिटेरियन, और सबसे बुरी आपको याद रखना है कि ट्रेडिशनल सबसे पुराना, जो टोटलिटेरियन से भी पुराना ट्रेडिशंस थे वो बहुत बुरे थे ओलिगार्की में। तो नेक्स्ट थिंकर इज AFK ऑर्गेन्स्की। तो ऑर्गेन्स्की जो है वो है फेमस है अपनी पावर ट्रांजिशन थ्योरी के लिए। अब वैसे मान लो कि जो ऑर्गन्स होती है हमारी, उसको हम ट्रांजिशन में ला सकते हैं, मतलब उसको हम ट्रांजिशन इन द सेंस क्या होता है, एक से दूसरी जगह जाना, तो हम अपनी ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन भी उस तरीके से, एक तरीके से क्या हो गया, उसका सिनोनियम हो गया। तो ऐसी एक इलॉजिकल सा ट्रिक था ये, पर ये ऐसे याद रह सकता है कि ऑर्गेन्स्की जो है उनके नाम में ऑर्गन आता है, तो अपने ऑर्गन्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं अपनी ऑर्गन्स का, इसलिए ऑर्गेन्स्की का कॉन्सेप्ट पावर ट्रांजिशन थ्योरी। प्लस इनका बुक है पावर पॉलिटिक्स। तो ये हमेशा से पावर में आना चाहते थे, ऑर्गेन्स्की हमारे पावर में आना चाहते थे, पॉलिटिकल पावर में, तो पावर पॉलिटिक्स इसलिए इन्होंने बुक लिखी। फिर ऑर्गेन्स्की argued that in a situation of balance of power there is a greater possibility to war। तो जब बैलेंस ऑफ पावर होता है तब वॉर की सिचुएशन होती है, और जब इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है, यानी कि जब पावर बैलेंस्ड में नहीं होती, तो पीस की सिचुएशन तभी सिर्फ पॉसिबल है, ऐसा ऑर्गेन्स्की बोलते थे। पर आपको अगर कभी क्वेश्चन या स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग आ जाए तो आपको यही पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि अगर अच्छा बैलेंस ऑफ पावर है तो फिर पीस होगा, पर यहाँ पे उन्होंने उल्टा बोला था। ऑर्गेन्स्की जो थे उल्टे थे, वो बोलते थे कि नहीं, बैलेंस ऑफ पावर है तो मतलब वॉर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और अगर आपको पीस चाहिए तो उसके लिए इम्बैलेंस ऑफ पावर का होना ज़रूरी है। अब ये स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑर्गेन्स्की की बुक है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी किसकी बुक है, ऑर्गेन्स्की की बुक है। तो ऑर्गेन्स्की को आपको याद रखना है कि जैसे स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमने रोस्ट्रो की पढ़ी थी, तो आपको स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कि आप अपनी ऑर्गन्स को अलग अलग स्टेजेस में डोनेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे मान लो अपने ऑर्गन को अलग अलग स्टेजेस में डोनेट कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, ताकि आपको पावर पॉलिटिक्स मिल सके, ताकि आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट अचीव हो सके। तो ये ऑर्गेन्स्की का। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो अपनी ऑर्गन्स को वर्ल्ड में जाके डोनेट करता है, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी हो गई, ऑर्गेन्स्की। और वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि, क्योंकि आपको पता होगा कि बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, अगर हम आईआर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेट्स जो हैं अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे स्टेट्स को रोकती हैं, कि दूसरे स्टेट को किस चीज़ के लिए रोकती है, कि वो मिलिट्री पावर ना गेन कर ले, ठीक है। दूसरा स्टेट मिलिट्री पावर ना गेन कर ले, इसलिए वो दूसरे स्टेट उसको ये रोकता है। दैट्स वाई कि बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वॉर हो सकता है, तो इससे बेहतर है कि डिसबैलेंस ऑफ पावर ही रहे, ऐसा ऑर्गेन्स्की बोलते थे। तो स्टेजेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताई है, ऑर्गेन्स्की मॉडल भी बोलते हैं इसको। तो पहली स्टेज है स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन, ये भी PYQ में आ चुकी है। स्टेज ऑफ यूनिफिकेशन के बाद आप क्या करते हो, यूनिफाई हो गए, उसके बाद आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करते हो, देन वेलफेयर लाते हो, एंड देन लास्ट में वेलफेयर जब लोगों का हो जाता है तो मतलब कि वो क्या हो जाते हैं, वो सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिफाई किया, ठीक है, चीज़ों को, फिर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए, देन स्टेट ने क्या किया, वेलफेयर लेकर आया। फिर वेलफेयर के बाद जब वेलफेयर आ गया तो इसका मतलब क्या, लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सफिशिएंसी आ गई, तो एंड स्टेज क्या होगी, सफिशिएंसी। आई नो कि बहुत मुश्किल होगा याद रखना, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाएग में भी पढ़ा था, हंटिंगटन में भी पढ़ा, फिर यहाँ पे भी आप ये पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने आपको हर जगह कुछ ना कुछ ट्रिक्स याद कराई हैं, ठीक है। सो आप उससे याद रखने की कोशिश करना। लियोनार्ड बाइंडर। अब लियोनार्ड बाइंडर वैसे पूछे नहीं गए, मैंने देखा नहीं है किसी PYQ में, पर नए थिंकर्स पूछे जा रहे हैं, प्लस एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर जिनका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एंट्रेंस है, उनको ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सिर्फ कंपैरेटिव ही आता है। तो लियोनार्ड बाइंडर जो है, इनकी जो फेमस बुक है वो है क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। देन
इसमें 4 टाइप्स ऑफ क्राइसिस की इन्होंने बात की थी। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्राइसिस ऑफ कंसोलिडेशन, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी एंड क्राइसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। और ये भी ईसीडी की बात करते हैं, बाकी की तरह ईसीडी की बात और कौन करता था, ल्यूसियन पाई करते थे, अगर आपको याद होगा। तो ईसीडी की बात भी इन्होंने, ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स थे, इन्होंने इसको क्या बोला है, ईसीडी के ये 3 कॉन्सेप्ट्स को सिंड्रोम ऑफ मॉडर्निटी बोला है। तो बाइंडर ने किन 3 चीज़ों को बाइंड किया, इक्वालिटी, कैपेसिटी ऑफ और डिफ्रेंसिएशन को बाइंडर ने बाइंड किया, और इसको बोला कि ये बाइंडर, क्योंकि ये डेवलपमेंट सिंड्रोम में भी था, ये ईसीडी का कॉन्सेप्ट आपको पता है डेवलपमेंट सिंड्रोम में था। और डेवलपमेंट सिंड्रोम किसने दिया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको इस सिंड्रोम का याद भी कराया था कि एक सिंड्रोम है ईसीडी वाला। तो डेवलपमेंट सिंड्रोम दिया था हमारे कोलमैन ने, अगर आपको याद होगा तो। मैंने आपको कोयले की स्टोरी भी बताई थी पिछले लेक्चर में। सो ईसीडी का कॉन्सेप्ट कोलमैन का डेवलपमेंट सिंड्रोम में भी था, प्लस ईसीडी का कॉन्सेप्ट ल्यूसेन पाई का भी था, प्लस सिर्फ ई और सी का कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक्स का भी था। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट एक जगह याद हो गए। और इन्होंने ईसीडी को तीनों को बाइंड करके इसने क्या बोला कि मॉडर्निटी का सिंड्रोम है। और क्राइसिस कैसे हो सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो ही सकते हैं, कंसोलिडेशन, लेजिटिमेसी, ये तीनों 6 क्राइसिस हमने पीछे भी 6 क्राइसिस पीछे भी पढ़े थे, मतलब पिछले लेक्चर में। सो लियोनार्ड बाइंडर के मेजर वर्क्स हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पाकिस्तान को भी बाइंड रखना चाहते हैं हमसे, देन ईरान को भी वो बाइंड रखना चाहते हैं, मिडल ईस्ट को भी वो बाइंड रखना चाहते हैं, और इस्लामिक लिबरलिज्म की भी वो बात करते हैं। मिडल ईस्ट वाली एक और बुक थी जो हमने डेविड लर्नर में भी पढ़ी थी, तो वो भी याद रखना। देन डेनियल लर्नर यहाँ पे आते हैं, ये मिडल ईस्ट की बात करते हैं। सो इसमें ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर स्टडी किया था। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में हम ऑलरेडी मैक्स वेबर भी कर चुके हैं, और मैक्स वेबर के अलावा टैलकट पार्सन भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो पार्ट 1 का वीडियो आप ज़रूर से देख लेना। देन इनकी बुक का नाम आया द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट। तो इन्होंने इसमें मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी दी थी डेनियल लर्नर ने। ठीक है, एंड द बुक, जो सबसे पहले बुक उन्होंने पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने सोशल थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात की थी। सो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पहले तो आपको इनकी मिडल ईस्ट वाली बुक, प्लस आपको ये 4 एस्पेक्ट्स याद रखने हैं कि ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कल्चरल चेंजेस आते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 4 एस्पेक्ट्स ऐसे थे डेनियल लर्नर के जिसकी वजह से वो बोलते थे कि हमारे कल्चर में चेंज आता है, और वो कल्चर में चेंज तब आता है जब वेस्टर्न ग्रोथ मॉडल की वजह से आता है। जैसे इंडिया में भी अगर वेस्टर्नाइजेशन जब से आया, वेस्ट का इन्फ्लुएंस जब से हुआ, तब से हमारे जो कल्चर थे वो चेंज होने लग गया, हमारा पहनने ओढ़ने का तरीका, रहने का तरीका चेंज होने लग गया। तो वो बोलते हैं ये 4 क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कल्चरल चेंजेस आते हैं। एक तो अर्बनिज़म, जब आप अर्बनिज़म, रूरल एरियाज़ की तरफ से आप अर्बन एरिया की तरफ जाओगे तो आपका कल्चरल चेंज आना स्वाभाविक है। जब अनपढ़ लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, मास लिटरेसी आ जाएगी, तो वो अपने कल्चर में चेंज लाएंगे। मीडिया और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जब होगा तब उनका कल्चरल चेंजेस आएंगे। तो ये 4 चीज़ें थी जो कि ये पीएम, एक तरफ पीएम है, एक तरफ हमारे कौन है, एमपी हैं। तो पीएम और एमपी, ठीक है, ये 4 चीज़ें, 4 एस्पेक्ट्स डेनियल लर्नर ने बताए थे। प्लस इनका जो फेमस थ्योरी है, हम आगे पढ़ते हैं। इनकी फेमस थ्योरी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कल्चरल मैच्योरिटी की। तो एक जो अच्छा लर्नर होता है, ठीक है, वो बहुत मैच्योर हो जाता है। जैसे जैसे आप चीज़ें लर्न करते जाते हो, आप में मैच्योरिटी आती जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि कल्चरल मैच्योरिटी की बात डेविड लर्नर ने की थी। तो एक अच्छा लर्नर वही होता है जो मैच्योर हो और अपने कल्चर को फॉलो भी करता हो। ठीक है, तो कल्चरल मैच्योरिटी ऐसे याद रखना, प्लस कल्चरल चेंजेस के 4 एस्पेक्ट्स इन्होंने दिए थे। और ये स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट में एक बार ये क्वेश्चन आया भी था कि मॉडर्नाइजेशन इज़ द न्यू टर्म फॉर ओल्ड प्रोसेस। मॉडर्नाइजेशन इज़ द न्यू टर्म फॉर ओल्ड प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, लर्नर की है। ये भी याद रखना कि वो ओल्ड प्रोसेस की बात करते हैं। अब ये प्रोसेस है क्या, पहले आता है यूरोपियनाइजेशन। ठीक है, पहले यूरोपियनाइजेशन हुआ, फिर अमेरिकनाइजेशन हुआ, और अमेरिकनाइजेशन में से ही वेस्टर्नाइजेशन की शुरुआत हुई। तो ये बोलते हैं कि जब भी मॉडर्नाइजेशन होता है तो ये 3 प्रोसेस के थ्रू होता हुआ वो जाता है। उसके अलावा वो कल्चर मैच्योरिटी का जब वो कॉन्सेप्ट देते हैं तो ये 3 फेजेस को वो बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल फेज है उसमें यूरोपियनाइजेशन आया, ट्रांजिशन फेज जो था हमारा अमेरिकनाइजेशन था, और मॉडर्न फेज में जब हम आए तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, वेस्टर्नाइजेशन आ गया। तो टी 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 एम,
ठीक है। एंड इन्होंने साइकिक मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया कि जो मास मीडिया है वो हमारे साइकिक को, यानी कि हमारी साइकोलॉजी को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, उसको मोबाइल बनाती है। मतलब हम जब स्टेटस को में नहीं मानते, हम अपने साइकिक में, अपने नॉलेज में, अपने साइकोलॉजी में परिवर्तन लाते हैं, तो उसको मोबिलिटी बोलते हैं। जब चेंजेस आ गए तो मोबिलिटी हो गई। तो साइकिक मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी किसका है? डेविड डेनियल लर्नर का है। द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन शुड बी इंट्रोड्यूस इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो जब वो बोलते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है, जब वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, तो वो 2 लेवल पे आता है। पहला एम्पैथी इंडिविजुअल, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स में एम्पैथी लाना इंपॉर्टेंट है। जब इंडिविजुअल्स में एम्पैथी आ गई तो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन भी आसानी से आ जाएगा। देन सैमुअल एशेनडार्ट। एशेनडार्ट जो है वो एक इजरायली पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और सोशोलॉजिस्ट भी है। वो इससे आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, पहले नहीं आते थे, बट अब ये क्वेश्चंस इस थिंकर से 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं। तो एशेनडार्ट जो है वो सोशोलॉजी ऑफ यूथ के लिए फेमस है, प्लस पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए। तो पहले हम ट्रिक याद करते हैं। जैसे आपने एक डार्ट देखा, यहाँ पे ऐसे लगा रहता है और ऐसे, जिसमें हम निशाना साधते हैं, ये दीवार पे ऐसे गोल गोल वो बैड लगा होता है, और यहाँ पे हमें निशाना बीच में साधना होता है। यहाँ पे आपने ऐसे देखा होगा, ये डार्ट बोलते हैं इसको, जो दूर से निशाना मारते हैं। तो जो ये वाला जो गेम है, ये ज़्यादातर कौन खेलते हैं? वो यूथ खेलते हैं। डार्ट एसेंट स्टार्ड है, तो डार्ट से हम याद रखेंगे जो डार्ट है वो ज़्यादातर गेम कौन खेलता है? यूथ खेलता है। और जब यूथ का मतलब, आप मान लो कि आप यूथ हो, आपका निशाना सही से नहीं लगा, तो आप गुस्से में आके आपने क्या कर दिया, उस जो डार्ट था, ठीक है, जिससे हम मार रहे थे, उसको आपने तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। मतलब ये एक हिस्सा यहाँ रह गया और एक हिस्सा ये रहा डार्ट का। तो ये क्या आ गया? पॉलिटिकल ब्रेकडाउन। तो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट भी किसका है? एस्टन डार्ट का है, कि जो यूथ है, यूथ में ज़्यादातर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन पॉइंट जल्दी आ जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर एक यूथ था, उन्होंने डार्ट तोड़ दिया, तो ब्रेकडाउन और यूथ का कॉन्सेप्ट एस्टन डार्ट का हो गया। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्टेड मॉडर्नाइजेशन विद यूरोपियन कंट्रीज। वो बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो थी, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया। यूरोपियन कंट्रीज के देखा देखी में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया, ये सोच के कि इंस्टीट्यूशन वुड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कि जो दीज इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस, जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है, वो उन्हें मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करेंगे। इस होप में उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। किसने? डेवलपिंग कंट्रीज ने। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आया पॉलिटिकल ब्रेकडाउन। पॉलिटिकल ब्रेकडाउन कैसे आया? यूरोपनाइजेशन की वजह से। वो बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू पैटर्न्स ऑफ सोशलाइजेशन और बिहेवियर देखने को मिलते हैं। जब मॉडर्नाइजेशन आता है तो सोशलाइजेशन होता है, नए नए बिहेवियर्स आते हैं। तो इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में जो ओल्ड लॉयल्टीज हो गई, ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड ग्रुप्स, ओल्ड वे ऑफ लिविंग, ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, ये सारे न्यू वेज में बदल जाते हैं। अगर पीछे कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, कि पीछे अगर क्रैकर्स वगैरह की वॉइस आ रही हो। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज और सोसाइटीज आर इनकैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये बोलते हैं कि जो ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं प्रोवाइड कर पाती। और इसी को वो बोलते हैं कि ये क्या होता है? पॉलिटिकल ब्रेकडाउन होता है। दैट कुड ऑब्जर्व देयर चेंजेस। सो यहाँ पे हम नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, तो पुरानी चीज़ों से हम क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है। ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड चीज़ें सारी खत्म हो रही है और नई आ रही है उसकी जगह। तो ये भी क्या है? पॉलिटिकल ब्रेक डाउन है एक तरीके से, कि जिसमें जो इंस्टीट्यूशंस है वो किसी काम के लायक नहीं बचते, ठीक है। या डेवलपिंग कंट्रीज या सोसाइटी में जब मॉडर्नाइजेशन आता है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो चेंजेस नहीं ला पाता। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या करता है? चेंजेस नहीं ला पाता। नेक्स्ट में हम बात करते हैं की वर्क्स। वेस्टर्न आर्ट के क्या क्या की वर्क्स थे? तो पहला, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एम्पायर्स, मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, रेवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज, यूरोपियन सिविलाइजेशन इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम। तो ब्रेक डाउन मैंने आपको बता दिया क्या ब्रेक डाउन हो गया। ये जो डार्ट था हमारा, जो हमने ऐसे जिस पे निशाना लगाया था, वो हमारा ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन वाला एस्टन डार्ट का हो गया। और बाकी यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात, रेवोल्यूशन की बात, मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट और चेंज की बात, प्लस एम्पायर्स, ये वाला PYQ आ रखा है, और लास्ट के 2 भी आ रखे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एम्पायर्स भी एस्टन डार्ट की बुक है, याद रखना। अब मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे मैंने आपको बताया। इस बुक में उन्होंने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के 4 टेनेंट्स दिए थे।
पहला सोशल मोबिलाइजेशन, दूसरा सोशल डिफ्रेंसिएशन, तीसरा इकोनॉमिक चेंज एंड चौथा सोशल चेंज। तो ये 4 थे किसके टेनेंट्स या एलिमेंट्स पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के। अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू एस्टेंडार्ट। ये जो बुक थी प्रोटेस्ट एंड चेंज, उन्होंने उसमें बोला कि कैसे कैसे प्रोटेस्ट हो सकता है या चेंज कैसे आ सकता है मॉडर्नाइजेशन में। तो सोशली जब हम मोबिलाइज कर जाए, या सोशल डिफ्रेंसिएशन आ जाए, या फिर इकोनॉमिक चेंज आ जाए, या तो सोशल चेंज आ जाए, तो इन सब चीज़ों की वजह से मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। जेपी नेटल, जेपी नेटल जो है इतने इंपॉर्टेंट थिंकर नहीं है, फिर भी सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं। ये जाने जाते हैं रोजा लग्जमबर्ग की बायोग्राफी लिखने के लिए। तो ये इससे क्वेश्चन शायद बहुत पहले मैंने एक बार ही देखा था रोजा लग्जमबर्ग का, और उसमें पूछा हुआ था कि बायोग्राफी किसने लिखी है। तो आई होप वहाँ पे किसी को नहीं पता था ये आंसर, नॉट इवन मी, बट यहाँ पे आज मुझे पता चला कि वो रोजा लग्जमबर्ग जो है वो जेपी नेटल ने इनके बारे में लिखा था। He argued that while concepts and all terms used in political development refer to the western type of development, वो बोलते हैं जितनी भी political development है वो सब हम western development से relate करके देखते हैं। He suggested that, तो जेपी नेटल बोलते हैं political development should be connected with both developed and developing countries। हमें political development को developing countries और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों के साथ रिलेट करके देखना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में ज़रूरी हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज में भी ज़रूरी हो सकती है। तो इसमें एक बुक अच्छे से याद कर लो, रोजा लग्जमबर्ग, जेपी नेटल। एंड ईस्टर्न जोन एंड द सोवियत पॉलिसी इन जर्मनी, द सोवियत अचीवमेंट एंड द इंटरनेशनल सिस्टम एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़। इसके लिए ट्रिक नहीं थी, सॉरी फॉर दैट, मैंने बनाने की कोशिश की, बट सी ई ब्लैक सुना हुआ नाम है। इन हिज वर्क द डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो इससे ये बुक हमेशा पूछी जाती है कि डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन किसकी है, तो ब्लैक की है। मतलब कि जो ब्लैक है ना, ब्लैक एक बहुत डायनेमिक कलर है, इसके अलग अलग शेड्स होते हैं, बहुत डायनेमिक कलर है, चेंजेस आते हैं ब्लैक कलर में। तो अब ऐसे अलग अलग जो ब्लैक कलर है वो बहुत डायनेमिक कलर है, इसलिए डायनेमिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इसकी बुक है। एंड इन्होंने 4 प्रॉब्लम्स बताई थी इस बुक में कि डायनेमिक कैसे है, ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे डायनेमिक है, कि वो बोलते हैं इसमें 4 प्रॉब्लम्स है। अब आप खुद ही देखो, जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, जब भी मॉडर्नाइजेशन आता है बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम होती है हमें कंसोलिडेशन ऑफ मॉडर्न लीडरशिप। जब मॉडर्नाइजेशन आएगा तो मॉडर्न लीडरशिप पे आएगी, जब मॉडर्न लीडरशिप आएगी तो उसको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, उसको लोगों के थ्रू जहाँ पे जो उनके सिटीजन्स हैं उसके साथ उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना, प्लस वो लीडर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम है कि हमें इकोनॉमिकली और सोशली हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ता है जब मॉडर्नाइजेशन आता है। तो ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। उसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ सोशल यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन, तो लास्ट प्रॉब्लम क्या थी, हमें इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आती है, सोशल यूनिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम्स आप याद रख लो। मॉडर्नाइजेशन खुद में एक चैलेंज है, पहली प्रॉब्लम। जब मॉडर्नाइजेशन आएगा तो मॉडर्न लीडर्स भी आएंगे, तो दूसरी प्रॉब्लम उसको स्टैंड करना है। फिर सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा सॉरी। फिर सोशल यूनिफिकेशन और इंटीग्रेशन भी एक प्रॉब्लम है। हेलियो जेगुरापे, हेलियो जेगुरापे ने, ये ब्राजीलियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट वर्क लिखा था। आपने इनका नाम नहीं सुना होगा माइट भी, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पैटर्न जो है जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, आजकल यूनिक थिंकर्स पूछे जाने लग गए हैं, बहुत डेप्थ में पूछे जाने लग गए हैं। जैसे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, उन वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, वो लिमिटेड पढ़ते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो वो है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनका पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी उठा लेते हैं। वैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में से भी काफ़ी डिटेल में पूछने लग गए हैं। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसका है, हेलियो जेगुरापे का, ठीक है। तो आप हेलो बोलो इनको और इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेकर आओ। और ये बोलते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन प्लस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज इक्वल टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किसने बोला था, कमेंट बिलो। एसपी वॉट, मैं पूरा नाम नहीं बता रही, अब एसपी के आगे आप खुद लगा लेना, ठीक है। देन इन अदर की वर्क इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट अ जनरल थ्योरी एंड अ लैटिन अमेरिकन केस स्टडी। ये यूनिक बुक है, लैटिन अमेरिका पे बहुत कम लोगों ने काम किया हुआ है। तो लैटिन अमेरिका की केस स्टडी लेते हुए इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया। तो वो कौन थे, जेगुरापे, ठीक है।
या जैगुआर, जैगुआर याद आ रहा है मेरे को इसको देख के। तो जैगुआर में आप बैठ के लैटिन अमेरिका गए और वहाँ पे आपने पॉलिटिकल, जैगुआर में गए हो तो आप मॉडर्न बंदे तो हो गई, और वहाँ पे आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जाके क्या किया, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की आपने जाँच की। तो जैगुआर में बैठ के गए थे आप, ठीक है। और जैगुआर जिसके पास होगी वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डेवलप भी होगा, उसके पास पैसा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, लास्ट की सिर्फ 2 स्लाइड्स बची हैं, इसमें सिर्फ मैं वन लाइनर लेकर आई हूँ जो कि आपको फैक्चुअल बहुत बारी पूछे गए हैं, बहुत बारी, ठीक है। तो पहली बुक पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी है, पोलम बारा एंड वीनर। वीनर कौन है, मायरन वीनर, जो आपने पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में इनका नाम सुना होगा, जिन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, सन्स ऑफ द सॉइल, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार सिटी, ये सब लिखी है इन्होंने बुक, मायरन वीनर ने। तो मायरन वीनर के साथ मिलके पोलम बारा ने ये बुक लिखी थी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कभी कभी आपको सिर्फ पोलम बारा दे देगा क्वेश्चन में, या कभी कभी पोलम बारा हटा के सिर्फ मायरन वीनर दे देगा, तो आप याद रखना कि मायरन वीनर की इंपॉर्टेंट बुक है। देन उसके अलावा फ्रांसिस फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा की फुल बुक है, एंड ऑफ द हिस्ट्री भी इनकी बुक है, द लास्ट मैन भी इनकी बुक है, और पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके भी फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है। तो ये अब फुकुयामा जो है काफ़ी फेमस हो चुके हैं, इनसे काफ़ी बुक्स पूछी जाने लग गई हैं, तो ये याद रखना फ्रांसिस फुकुयामा की है, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके। देन पॉलिटिकल डिके की बात ऐसे सैमुअल पी हंटिंगटन ने भी की थी, बट बुक में जो बुक अगर आए तो वो फुकुयामा की है। देन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी है, तो ब्यूरोक्रेसी की बात पोलम बारा करती हैं, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जहाँ आ रहा है वहाँ पे पोलम बारा तो आ ही रही हैं, पर जहाँ पे पार्टीज आ गया तो पार्टी तो मायरन वीनर देना चाहते थे, ठीक है। पार्टी कौन देना चाहता है हमें, मायरन वीनर हमें पार्टी देना चाहते हैं, लेकिन पोलम बारा जो है वो ब्यूरोक्रेसी भी की भी बात करती हैं। देन नॉन मॉडर्नाइजेशन बुक किसकी है, डेरॉन एसिम गुलू एंड जेम्स रॉबिन्सन, एसिम गुलू एंड जेम्स रॉबिन्सन। तो देन थियोराइजिंग मॉडर्निटी, याद नहीं भी हो कोई बात नहीं, एक बुक आप स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत यूनिक है, आपने ये नॉन मॉडर्नाइजेशन, आजकल अभी तक हमने जितनी भी बुक पढ़ी मॉडर्नाइजेशन आ रहा था उसमें, ये इकलौती बुक है जिसमें नॉन मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। तो इसके जो थिंकर्स है वो भी गोलू मोलू से हैं, गुल्लू है, कोई सन है, मतलब उसके बेटे का नाम सन है और वो नॉन मॉडर्न बच्चा है, ऐसे कुछ याद कर लो। थियोराइजिंग मॉडर्निटी इन एस्केपेबिलिटी एंड अटेनेबिलिटी इन सोशल थ्योरी, ये किसकी है, वैगनर, इनका पूरा नाम पीटर वैगनर है, नीचे जो वाली बुक भी पीटर वैगनर की है, मॉडर्निटी एज experience and interpretation, a new sociology of modernity, theorizing modernity in escapability and attainability in social theory, modernity as experience and interpretation, a new sociology of modernity। तो ये किसकी बुक है, ये दोनों मॉडर्निटी की बुक है, वैगनर और पीटर वैगनर की। चलो अब याद करते हैं ये वाले कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्ल ड्यूश की, कार्ल ड्यूश को जाना जाता है कम्युनिकेशन थ्योरी के लिए, ये भी आप याद रखना, कम्युनिकेशन थ्योरी कार्ल ड्यूश की। और कार्ल ड्यूश को ने क्या बोला है, डेवलपमेंट को एज अ सोशल प्रोसेस बोला है, और उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली चेंज की बात की है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अर्जेशन रीजनिंग या स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये जो स्लाइड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट को स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टेबिलिटी और ऑर्डरली चेंज की बात कार्ल ड्यूश ने की है, कम्युनिकेशन थ्योरी इनकी है, और डेवलपमेंट एज सोशल प्रोसेस की भी बात इन्होंने की है कि डेवलपमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस। ऑल्सो कार्ल ड्यूश का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और बहुत बारी आया भी है मैथ्स द फॉलोइंग में, सिक्योरिटी कम्युनिटी का। सिक्योरिटी कम्युनिटी आपने का कॉन्सेप्ट आपने बहुत बारी सुना होगा, आईआर में वैसे ये थिंकर आते हैं, तो इसमें भी आते हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी कार्ल ड्यूश की। और सिक्योरिटी रिजाइम अगर पूछूँ तो रॉबर्ट जेरविस की, सिक्योरिटी रिजाइम किसकी है, रॉबर्ट जेरविस की है। रिजाइम आए तो जेरविस, और कम्युनिटी आए तो ये कम्युनिटी कम्युनिकेशन एक जैसा साउंड कर रहा है, तो डूश की, ड्यूश, ठीक है। डुशुम डुशुम खेलते हैं ना जैसे, तो डुशुम डुशुम कब होता है, जब सिक्योरिटी का बात होती है, ठीक है, और हमें कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करना आता तभी भी हमको डुशुम डुशुम या ढुश ढुश करना पड़ता है। या जो ढ्यूश है वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ढुशुम डुशुम कर रहे हैं ना, तो अगर हम ज़्यादा लड़ाई करेंगे तो हमें स्टेबिलिटी भी लाने की ज़रूरत है और ऑर्डरली चेंज भी लाने की ज़रूरत है। तो आपको शायद हंसी आ गई होगी, इतना डिशम डिशम हो गया। तो एसएम लिपसेट जो है वो है मॉडर्नाइजेशन कैन टर्न इनटू डेमोक्रेसी, वो क्या बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है उसको हम डेमोक्रेसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और लिपसेट बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया है, आई यू डब्ल्यू वी, मतलब आई यू वी मतलब मैं तुम और हम, मैं तुम और हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बंदा है वो अपने लिप्स से बोल रहा है मैं तुम और हम,
ठीक है, मैं तुम और हम कैसे बोल रहे हैं, अपने लिप्स से बोल रहे हैं, लिपसेट, ठीक है। एंड लिप्स, अपने लिप्स का इस्तेमाल करके हम क्या बोल रहे हैं, मैं तुम और हम, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हूँ, तुम अर्बनाइजेशन हो, और हम जो मिलके साथ में मिलके क्या करेंगे, एजुकेशन लेंगे और पैसा कमाएंगे, वेल्थ एंड एजुकेशन। और इनकी जो फेमस बुक है, एक सेकंड में इसको मैं टोड़ यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। तो इनकी जो फेमस बुक है वो है पॉलिटिकल मैन। तो एक मैन था, पॉलिटिकल मैन था, वो बंदा मैन अपने लिप्स का इस्तेमाल करके क्या बोल रहा है, मॉडर्नाइजेशन जो है मैं तुम और हम पे है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मैं तुम और हम पे है। रोनाल्ड इंगलहर्ट एंड क्रिस्टन वेल्सल की बुक है मॉडर्नाइजेशन, कल्चरल चेंज एंड डेमोक्रेसी। दे ट्राई टू रिवाइव मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। और इस बुक में वो, अगर पूछा जाए कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को रिवाइव करने की बात किसने की थी, तो इंगलहार्ट और वेल्सल ने की। और जो एस.एम. लिपसेट हैं वो जाने जाते हैं अपने पोस्ट मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट के लिए। तो पोस्ट मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी बहुत बार पूछा गया है, प्लस वैल्यू चेंज इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, प्लस साइलेंट रेवोल्यूशन, साइलेंट रेवोल्यूशन चेंजिंग वैल्यूज भी रोनाल्ड इंगलहर्ट का है। नेक्स्ट, इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड वेलबींग इन द वर्ल्ड, ये किसकी बुक है, तो ये है एडम प्रिजवॉर्स्की की बुक। एंड इन उसमें इन्होंने क्या बोला है, डेमोक्रेसी परफॉर्म्स एज वेल एज इकोनॉमिकली, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिकली भी परफॉर्म करती है एज डू अथॉरिटेरियन रिजाइम। तो जैसे अथॉरिटेरियन रिजाइम परफॉर्म करती है वैसे डेमोक्रेसी भी परफॉर्म करती है। सो एडम प्रिजवॉर्स्की ने डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट लिखी थी बुक, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड वेलबिंग। इसको एडम जो है वो एडम वेलबिंग की बात करते हैं, जो अदाम बोल सकते हो, या वर्ड्स की जो है वो वरी है कि वेलबिंग होगा कि नहीं। तो ऐसे बुक याद कर लो कि जो ये बहुत वरीड है कि वेलबिंग हो पाएगा कि नहीं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आ पाएंगे कि नहीं, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट हो पाएगा कि नहीं। तो ये इसकी बात करते हैं। और ये डेमोक्रेसी परफॉर्म एज वेल इकोनॉमिकली एज टू अथॉरिटेरियन रिजीम इसका है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 3 इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया। So thank you so much for watching till the end. Do like the video अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे और आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना कि वो भी ऐसे याद कर सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल, टेलीग्राम पे आपको सब कुछ अपडेट कराती हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइक ऐसे ही दे देती हूँ टेलीग्राम पे, बहुत लाइक एफर्ट्स डालती हूँ इसके लिए, कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। सो थोड़ा सा एफर्ट्स को इनक्रेज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँ और भी वीडियोस बनाऊँ ऐसी वीडियोस के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।